गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि हमने कहा था कि भाई नव वर्ष पर हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, तो पिछले जो वर्ष था उसमें भी हमने 3 प्रैक्टिस सेट किए थे और उसी कड़ी में हम अगला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 4 जो है वो लेके आए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्रश्न, तो ये जो चुनिंदा कुछ सवाल हैं तो हमने लिए हैं सवाल। तो पहले ही हम सवाल से चलते हैं और जो हमारा पहला ही जो सवाल है वो देख लेते हैं। प्रश्न जो है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। मतलब जितने यहां लिखे गए हैं तो उनमें से एक शब्द है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। मतलब बिना का स्वार्थ के जो कार्य करने वाला है उसे क्या कहा जाता है? मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसा प्रयुक्त करना है कि जिसमें हमें पता हो कि भाई उसे क्या कहा जाता है। सभी को पता है बिना स्वार्थ के काम करने वाला वो होता है निस्वार्थी। सहायक क्या होता है? सहायक जो होता है वो किसी के साथ, असिस्टेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, किसी के साथ मिलकर जो काम करता है उसे असिस्टेंट कहा जाता है। हितैषी, हितैषी जो हित की बात करने वाला होता है। स्वार्थी जो स्वार्थ के साथ आपसे बात करता है। और नववर्ष में स्वार्थी लोगों से बच के रहिए, निस्वार्थ भाव से अपना काम करते रहिए। तो आगे इसी कड़ी में हम चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, जो प्रश्न है, उसी के ऊपर चलते हैं। देख लेते हैं कि जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। मतलब क्या है कि जो मुहावरा है उसके लिए उपयुक्त शब्द है जी अच्छा होना, जी अच्छा होना, तबीयत ठीक होना। एक बार इन सवालों को देख लेते हैं। तबीयत ठीक होना, बहाना करना, रंग बिरंगी, हिम्मत करना। तो अब कहते हैं कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, कैसे हो? जी अच्छा हूं, जी अच्छा हूं। तो ये जी अच्छा हूं, तो जी अच्छा मतलब क्या बताते हो कि भाई मेरी तबीयत ठीक है, परिवार में सब ठीक है, कुशल मंगलता हमारे जीवन में आई हुई है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि मैं तबीयत ठीक है। अब उसमें एक दो इनको भी देख लेते हैं। बहाने बनाना, बहाने बनाना आपको पता ही है, इसका जो मुहावरा होगा आनाकानी करना। रंग बिरंगी मतलब मौज करना। हिम्मत करना, हिम्मत करना धैर्य बढ़ाना, मतलब या कुछ और इसके लिए कोई मुहावरा हो सकता है। तो जो ऊपर दिया गया है मुहावरा, उसका जो सही उत्तर जो है वो होगा तबीयत ठीक होना। अब अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो भाई बड़ी अच्छी बात है। कुबेर, कुबेर जो है वो होता है हमारे धन का देवता। मतलब कुबेर जो है वो धन का पर्यायवाची है। अब इसने कहा है कि कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए यहां पर देखते हैं, किन्नरपति, धनादीप, यक्षराज मुनि, ये जो तीनों है ये कुबेर के पर्यायवाची हैं भाई। ये जो है कुबेर के पर्यायवाची हैं। जो इसमें जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या नहीं है? किन्नरपति। तो अगले हम उस पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतर शब्द का अर्थ नहीं होता है। मतलब क्या है? इसने कहा कि जो अंतर जो शब्द है उसका अर्थ नहीं होगा। दूरी, हृदय, शेष, आकाश। अब जो दूरी शब्द है, दूरी शब्द जो इसमें लिया गया है, इस वाक्य में जो इस सवाल में जो इस प्रश्न में लिया गया है, दूरी शब्द का अंतर नहीं है। कुछ लगाएंगे कि भाई ये रीजनिंग का या तर्कशीलता का कोई उत्तर सवाल हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो अंतर की जो परिभाषा होती है कि वो कैसे उसमें मापा जाए, कैसे उसकी स्थिति होगी, किसका वो पर्यायवाची है, वहां से हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के आधार पर ही हम पढ़ेंगे। अब देखिए हृदय, हृदय जो होता है वह शरीर का पार्ट होता है, आपको सभी को पता है। हार्ट, दिल भी कह देते हैं कि वैसे दिल नाम की कोई चीज तो होती नहीं है, दिल नाम की कोई चीज तो है ही नहीं है, साइंस कहती है, लेकिन हृदय है। अब दूरी, दूरी अंतर में होती ही है, इसको जो पर्यायवाची है वो अंतर होता है। शेष को आपको पता ही है कि अंतर बताइए कि अंतर क्या बचेगा, क्या इसमें अंतर होगा, वो शेष होगा। आकाश,
आकाश का तो मुख्य ही पर्यायवाची दूरी होती है कि जिसको मापा ना जा सके, ऐसी जो स्थिति है वो आकाश की होती है। तो ये जो इसका उत्तर होगा कि अंतर का अर्थ नहीं है, इसमें हृदय जो है वो अंतर का अर्थ नहीं है। अब उससे आगे हम चलते हैं अगले सवाल पर। यह रास्ता रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है, यह रास्ता खालिस्तान है, सावधानी से चले। उपयुक्त वाक्य में रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए और शुद्ध वर्तनी यानी शुद्ध वर्तनी के वाले सही शब्द का प्रयोग करना है। यह रास्ता दुर्गम है। अब इसमें देखिए दुर्गम, दो दुर्गम दिए हुए हैं भाई, आप देख सकते हो कि दो दुर्गम है। तो दो दुर्गमों में हम देख रहे हैं जो मुख्य तौर पर, अब ये देखिए कि जो दुर्गम है, ये जो र होता है, ये र पहले पढ़ा जाता है। जब भी ये र होगा ये पहले पढ़ा जाएगा और जो ये र होता है ये बाद में पढ़ा जाएगा। अब इसे हम कहते हैं दुर्गम। ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं, अगर इसको लिखना है तो दुर्गम मैं इस प्रकार से लिखूंगा, अन्यथा मुझे ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो सामान्य शुद्ध वर्तनी का है ये दुर्गम है, क्योंकि र पहले है, र की स्थिति पहले आती है। दुर इसमें उपसर्ग है, ये जो है दुख, इसमें दुख की जो आपका उच्चारण होगा वो पहले होगा, इसीलिए ये इसका उत्तर नहीं है। अब दुर्गम ये इसका उत्तर नहीं है, शुद्ध वर्तनी नहीं है, और दुर्गम ये शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो इसका जो पहला ही जो उत्तर होगा, जो पहला इसका जो विकल्प है वही इसका उत्तर होगा। अभी उससे आगे हम चलते हैं अगले सवाल पर। अब उसके आधार पर अगले सवाल के ऊपर जो हम चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भाग में वर्तनी संबंधित त्रुटि है। मतलब कोई वाक्य दिया गया है और उसमें त्रुटि हमें देखनी है। आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तलिप प्रदर्शनी लगी हुई है। हस्तलिप, अब यहां देखने की जरूरत ही नहीं है। अब हस्तलिप क्या होता है? लिप तो एक कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है उसका। हम यहां देख लेते हैं प्रगति मैदान में, बिल्कुल, क्योंकि प्रगति मैदान में अभी आप ये कहते होंगे कि ये जो ऊपर बिंदी लगती है, वैसे तो ये अनुस्वार ही होता है, लेकिन इसे कई बार पूछ लेते कि क्या है इसका, क्यों इसे लगाया जाता है। जब किसी वाक्य में कोई क्रिया पूर्ण रूप से चली जा रही है, लगातार जो जाती है, वहां पर जितने भी आपके बलाघात के जो निपात होते हैं उन निपातों के ऊपर ये लगाया जाता है, अनुस्वार का चिन्ह है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो जिसमें क्रिया निरंतर हो वहां इसको लगाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। आजकल दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली के, बिल्कुल ये भी बिल्कुल ठीक है। चल रही है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखिए प्रदर्शनी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कई बार शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है, वर्तनी शोध में प्रदर्शनी, लेकिन यहां जो है हस्तलिप नहीं, हस्तलिपि आना था। तो इसलिए ये जो इसका जो उत्तर होगा वो इसका जो चौथा विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित, सर्वोचित मतलब सबसे अच्छा शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक भारतीयवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। मतलब क्या है कि प्रत्येक भारतीयवासी को सामान्य हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो अब इसमें क्या होना चाहिए कि सामान्य का जो है वो सर्वोचित, मतलब उसका स्थान पर हमें ये प्रयोग करना है। अब यहां देख लेते हैं इसके जो विकल्प है, साहित्यिक। साहित्यिक जो होता है वो इसका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि साहित्य में सदैव क्या होता है कि साहित्य में गद्य और पद्य की जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी होती हैं साहित्यिक। सामाजिक, अब किसी भाषा का सामाजिक ज्ञान कोई भी नहीं होता। सामाजिक ज्ञान आपके समाज और आपकी जो संस्कृति है केवल उसी से आपको होता है, तो भाषा का कोई सामाजिक ज्ञान नहीं होता। व्यवहारिक, व्यवहार आपके जो है वो मूलभूत एक आदत है, आपका व्यवहार जो है वो ऐसा ही जैसा आप चाहते हो वैसा होता है। अब इसमें कहते हैं लौकिक। अब लौकिक क्या है? लौकिक होता है कि लोक व्यवहार, जो मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि लौकिक जो है वो आपकी भाषा है और ये संस्कृत जो लोक आम बोल प्रचलन में है। तो पहले एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। प्रत्येक भारतीयवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो सामान्य ज्ञान मतलब जो होगा आपका सामान्य ज्ञान, जो आपका उसके व्यवहार से आप जो सीख रहे हो किसी भाषा के,
तो वो आपका होगा सामान्य मतलब व्यवहारिक, क्योंकि इसमें जो विकल्प में हम तीनों विकल्प देख रहे हैं तो जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है केवल व्यवहारिक। हमें हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक मतलब सामान्य जो है इसके स्थान पर प्रयुक्त किया गया है, सामान्य के स्थान पर। अगला हम सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, कभी भी क्रिया सकर्मक और अकर्मक दिखनी है तो उसमें आपको कुछ भी तो नहीं करना है, केवल दो ही चीजें मैंने बताई थी, किसने और क्या। इनका केवल आपको जो वाक्य है उसमें से आपको खुद से प्रश्न कर लेने हैं। अगर इनका उत्तर मिल जाता है तो वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी। अगर उत्तर दोनों का नहीं मिलता या दोनों का एक ही उत्तर मिलता है तो वो आपकी क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। अब पहले ही हम सवाल में देख लेते हैं कि इनमें से सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब एक ऐसी है जो अकर्मक क्रिया है। अब देखिए, सोहन साइकिल चलाता है, भाई साइकिल चलाता है, किसने चलानी है, सोहन ने। क्या चलानी है, साइकिल। तो दोनों का उत्तर मिल रहा है, तो सकर्मक क्रिया है। मोहन दूध पीता है, क्या पीता है, दूध पीता है, किसने पीना है, मोहन ने। दोनों का उत्तर मिल रहा है, तो सकर्मक क्रिया है। बालक दौड़ता है, किसने दौड़ना है, बालक ने। क्या दौड़ना है, कोई उत्तर मिल रहा है, क्या दौड़ना है, कोई पर्पज है, तो इसलिए ये जो है आपकी ये पहली दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं और ये आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। देख लेते हैं तीसरा हो, श्यामा ढोल बजाती है, क्या बजाना है, ढोल, किसने बजाना है, श्यामा ने। तीनों के जो है क्या और किसने का उत्तर मिल रहा है, लेकिन केवल जो तीसरा जो विकल्प है उसमें आपको इसका उत्तर नहीं मिलता, दोनों का क्या और किसने। इसलिए यहां पर जो आपकी इसका जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। अब कारक से संबंधित सवाल आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्ण कारक का उदाहरण नहीं है। कर्ता ने क्रम को कर्ण से, सबसे पहले तो आपको कर्ण की ही थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जो ये कर्ण होता है ये क्रिया का साधन होता है। ये जो आप कह सकते हो कि कर्ण क्या है, कई बार आ जाता है परीक्षा में, जो कर्ण होता है वो क्रिया का साधन होता है। यह कह लीजिए साधन का काम करता है। और साधन क्या आपके जीवन में, साधन का क्या काम है, साधन का काम है आपको जोड़ने का, आपके साथ करने का। अब यहां देख लेंगे, सभी भाग्य क्यों रोते हैं। ये एक सामान्य बात है। अगर यहां से देखते हैं तो यहां कोई साधन की बात नहीं आई कि साधन के द्वारा कोई काम किया जाए, मतलब ऐसा साधन नहीं है। भाग्य से ही सब ही भाग्य को रोते हैं, ये ही इसका उत्तर है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, मैंने लाठी से सांप को मारा, मतलब साधन क्या लिया सांप को मारने के लिए, लाठी। तो क्या है इसमें, कर्ण कारक है। बच्चे ने गेंद से खेला, खेल क्या खेला, किससे खेला, गेंद से। गेंद क्या है इसमें, साधन। वह कलम से पत्थर लिखता है, जो पत्थर लिखने का काम है वो किससे किया गया है, कलम से। इसलिए यहां जो है ये जो इसका विकल्प नंबर पहला है इसमें कर्ण कारक नहीं है, लेकिन सभी में कर्ण कारक है। और कुछ छोटी सी जानकारी और बता देता हूं, जहां पर कभी तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, प्रेम बताया जाता है, अलगाव बताया जाता है, तो वहां पर आपका आपादान कारक होगा। अब देख लीजिए तुलना कैसे होती है, राम सोहन से बड़ा है, मोहन सोहन से अच्छा दौड़ता है, मतलब जैसे तुलनात्मक कोई भी ऐसी कोई अवस्था आ जाए तो आपको सदैव वहां पर यही चीज देखनी है। राधा जो है श्री कृष्ण से प्रेम करती है, ये जो चीजें बताई जाती हैं तो वो सदैव और सदैव, जैसे अलगाव होता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या जो भी आपकी ऐसी स्थिति आती है तो वहां पर आपादान कारक होता है। और एक और सामान्य बात आपको बता रहा हूं, जहां पर समय का बोध कराया जाता है कि समय की स्थिति आ जाए कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो सीधे तौर पर वहां पर अधिकरण कारक लगा देना है और कुछ भी आपको नहीं देखना। ये एक सामान्य ट्रिक का ही काम कर रहा हूं कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, आज मैं नहीं आ सकता, मतलब ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जहां पर समय की स्थिति बताई जाए, आपादान कारक वहां पर अधिकरण कारक होगा। निम्नलिखित में से
किस वाक्य में संख्यावाची विशेषण का प्रयोग नहीं है। अब संख्यावाची जो विशेषण है, जो संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित और अनिश्चित, इसके दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं है वो अनिश्चित, और जिसका निश्चय हो वो निश्चित है। यह किसका खरगोश है, मतलब यह खरगोश किसका है, सामान्य सी बात है, सरल वाक्य है। तो यहां पर तो संख्या है ही नहीं। अब दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है, जरा सा अनिश्चित वाचक वाचक विशेषण है, जरा सा। अब देख लिए थोड़ा सा दूध, ये भी अनिश्चित संख्यावाची है। थोड़ी सी भूमि, ये भी अनिश्चित संख्यावाची है। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका उत्तर होगा पहला जो विकल्प है, इसका सही उत्तर होगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द में से निम्नलिखित में से युग्म अशुद्ध है। मतलब पहले तो आप इस सवाल को देख लीजिए, प्रश्न को देख लीजिए। वाक्य और उसके लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। मतलब जो दिया गया है कि उनमें जो युग्म है, जो जोड़ा है, युग्म को जोड़ा कहा जाता है, कि कौन सा जोड़ा बिल्कुल गलत है। लाभ पाने की इच्छा, लाभ पाने की इच्छा जो होती है वो होती है लिप्सा, हिंदी में कहा जाता है। लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि जैसे कहते हैं जठर अग्नि, जठर अग्नि होती है पेट की आग। धावानल, जो धावानल होती है वो समुद्र की आग। तो इस प्रकार के कुछ वाक्य हैं, वो आपको सदैव ही याद रखने चाहिए। जो किसी से जीता ना जा सके, ये बिल्कुल बात है, जो किसी से जीता ही नहीं जा सकता वो अजेय होता है, कि जिसको जीता ही ना जा सके। नाप तोल कर खर्च करने वाला, अब नाप तोल के खर्च करने वाला, मित जो शब्द है, मित जो है वो होता है भाई, ये कह लीजिए कि कम, और भाषी, भाषा, ये तो मितभाषी होगा, कि मीठा बोलने वाला या कम बोलने वाला कह सकते हो मितभाषी को। लेकिन यहाँ तो नाप तोल कर खर्च करने वाला, कंजूस, इसके लिए अच्छा शब्द हो सकता है, लेकिन यहाँ कंजूस तो दिया ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा मितभाषी, जो मीठा बोलता है कि कम बोलता है वो मितभाषी होता है। 7 दिन का समूह, ये सबको पता ही है कि सप्ताह होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए आगे हम सवाल पर चलते हैं। मुहावरा और उनके अर्थ में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अब वहां अशुद्ध युग्म था, अब यहां पर सही युग्म बताना है। दिन का फेर होना, दिन का फेर होना मतलब कि दिन फिर गए हैं भाई, सामान्य बात है कि दिन फिर गए हैं। दिन फिर जाना मतलब ये कहते हैं कि अच्छा होना या कुछ ओ करना। तो अब दिनों का फेर होना, दिन फिर जाना नहीं, यहां पर क्या है, दिनों का फेर होना। अब दिन फिर जाना कहेंगे कि अच्छा काम होना, और यहां पर दिया गया दिनों का फेर होना। दिनों का फेर होना मतलब भटकते रहना, कि इसका पहले काम अच्छा चला हुआ था, कभी इसके दिनों का फेर चल गया है उल्टा, तो वो होगा दिन भर भटकते रहना। मतलब ये इसका बिल्कुल सही है। दाल न गलना, दाल न गलना होता है कि सामंजस्य ना बैठना और पूरा बस न चलना, ये तो नहीं है भाई। और त्रिशंकु होना, अधर में लटके रहना। त्रिशंकु मतलब होता है तीन, तीन यानी तीन तरफा बात, ये इसका उत्तर नहीं होगा। 2 दिनों का मेहमान लंबे समय तक, 2 दिनों का मेहमान तो होता है कि कम समय के लिए, तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। दाल न गलना मतलब सामंजस्य ना बैठना, पूरा बस ना चलना, ये भी उत्तर नहीं होगा। दिन भर भटकते रहे, सॉरी, दिनों का फेर होना, तो दिन भर भटकते रहना, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अगर इसमें सही तौर पर देखते हैं तो एक तरफ से जो इसका उत्तर होगा कि दाल न गलना, कि पूरा बस न चलना, कि मैंने तो पूरा जोर लगाया था इस काम को करने के लिए, बस दाल ही नहीं गली, मतलब मेरी तो चली ही नहीं, यानी पूरा बस न चलना। तो इसका जो अगर दोनों ही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जो इसका जो बिल्कुल साधारण तौर पर उत्तर होगा इस वाक्य के आधार पर, जो इसका होगा वो विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मतलब पर्यायवाची बताना है। रास बिहारी बोस दिल्ली के षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। अब षड्यंत्र का पर्यायवाची बताना है, समानार्थी बताना है। कुचक्कर,
कुचक्कर होता है कि उल्टा चलना, मतलब किसी का सही समय ना चलना। साजिश, साजिश आपको पता ही है। साजिद, साजिद दुर्विसंधि, दुर्विसंधि होती है किसी को गलत तरीके से किसी बात में फंसा लेना, किसी के साथ कह दे कि बहकावे में आके, उस चीज को कहते हैं दुर्विसंधि। ये जो है इसका ही जो समान अर्थी है षड्यंत्र का। और साजिश, साजिद, ये जो है साजिद, अगर हम देखते हैं तो ये अरबी का शब्द है साजिद। और तो इसमें जो कुचक्कर है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। साजिद कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो किसी के वश का ना हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा कुचक्कर। या कुचक्कर, अगर इसमें कुचक्कर होता है कि मतलब बुरा चक्कर चला रहा है, कि इनके बुरे चक्कर में फंस गए हैं। थोड़ा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कुचक्कर जो है ये भी इसका उत्तर हो सकता है। अगर सामान्य तौर पर सही देखें तो साजिद ही इसका सही उत्तर होगा कुचक्कर में, क्योंकि इन तीनों का अगर भाव देखते हैं तो एक समान है। तो इसलिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं, इसका अगर सही देखते हैं उत्तर तो वो साजिद ही होगा। है मेरे साजिद, जो कई बार देखते होंगे आप, तो उसमें बोल देते हैं वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण का विलोम बताना है। साधारण सामान्य, इसका समान अर्थी है। कठोर, अब साधारण कठोर ही होगा भाई इसका। अब विलक्षण की मतलब विलक्षण होता है किसी का लक्षण बड़ी, ये भी उसका उत्तर नहीं होगा। जो इसका उत्तर होगा विलोम, वो क्या होगा? कठोर इसका उत्तर होगा। आप देखिए, भेंट के दो अर्थों में से एक अर्थ मुलाकात है, मतलब किसी से मेरी भेंट हुई, तो वो भेंट होना मतलब एक का मुलाकात है। दूसरे अर्थ के लिए निम्नलिखित में से अतिथि को खालिस्तान देकर सम्मानित करो। अब जब भी हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब भी हम किसी को, जो भी हमारे अतिथि आते हैं, तो उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया जाता है। मान पत्र नहीं दिया जाता, उपहार जाने के बाद दिया जाता है। जब अतिथि आता है उसे पुष्प गुच्छ देकर। 1 लाख रुपए ये तो सबको जरूरत है भाई, चाहे कोई किसी को दे दे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पुष्प गुच्छ। तो इसी के साथ जो है हमारी जो कक्षा है, उसे जो ये हमारे अभ्यास प्रश्न है, इनको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही हम लेकर आएंगे अगला प्रश्न पत्र, जल्दी ही। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।